नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 3 की। तो लेक्चर नंबर 2 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सारा कैलकुलेशन कर लिया था। और अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और अब आप पढ़ लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में आप बाकी के प्रोसेसेस की जानकारी देखेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसमें लिखेंगे इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो इन दिस प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, किसके किसके बीच? तो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मैथमेटिकली जो हीट ट्रांसफर जिसको डेल्टा क्यू कह रहे हैं वो हो जाएगा 0। ठीक है, एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना होगा डी क्यू, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं 0। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन आती है हमारी उसको हम बोल सकते हैं गाइडिंग इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वैसे तो इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग को वो प्रूफ नहीं पढ़ना है। तो कुछ बहुत सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को आपस में रख के Cp माइनस CV इक्वल टू R, मेयर्स इक्वेशन जिसको बोलते हैं, है ना, और Pv इक्वल टू nRT। तो ये सारे चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर करके और इस थ्योरी को यूज़ करते हुए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उन सबको यूज़ करते हुए पता चलता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन आती है वो आती है Pv गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, और उस पर पावर हो जाएगा गामा, जहाँ गामा कहलाता है एडियाबेटिक कॉफिशिएंट CP/CV, नोन एज एडियाबेटिक कॉफिशिएंट्स। ठीक है, CP/CV के बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाए। तो CP/CV क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे पास कोई पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम हो गया, है ना, तो इसमें अगर कोई गैस हमने भर रखी हो, मान लीजिए n मोल्स ऑफ गैस है, और इसको आप कुछ हीट सप्लाई किए डेल्टा क्यू, तो इसको जो आप हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है इन जनरल राइज करेगा। तो ये टेम्परेचर राइज हम दो तरह से करवा सकते हैं। या तो आप इस पिस्टन को फिक्स रखिए, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको आप सप्लाई करेंगे तो आप इसको डेल्टा क्यू भी लिख दीजिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आप हीट सप्लाई किए, मान लीजिए डेल्टा क्यू भी n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है आपका, डेल्टा T टेम्परेचर राइज हुआ, तो यहाँ पर CV डिफाइन हो जाएगा डेल्टा क्यू भी बाई n डेल्टा T। मतलब क्या हुआ, एक मोल के लिए है, इसीलिए आप कहेंगे इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। और यही काम अगर आप इस पिस्टन को फ्री करके छोड़ दें और आप यहाँ पर कुछ वर्क डन भी करवा सकते हैं, जैसे ये पिस्टन हो गया और ये इस बार यहाँ पर फ्री है, अगर ऊपर जाना चाहे तो स्वतंत्र है ऊपर नीचे जाने के लिए। वही n नंबर ऑफ मोल्स गैस, फिर से आपने डेल्टा क्यू डाला, लेकिन इस बार एट कांस्टेंट प्रेशर, चूंकि ये फ्री है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, हीट ऐड करोगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कुछ वर्क डन कर देगा, डेल्टा W कर देगा, जिसको P इंटू डेल्टा V के साथ आप लिख सकते हैं, और टेम्परेचर राइज भी होगा। तो यहाँ पर भी CP डिफाइन हो जाएगा डेल्टा QP बाई N और इंटू डेल्टा T। मतलब एक मोल गैस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर रिक्वायर्ड हुआ उसी को CP कहना है। यहाँ पर 1 मोल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितना हीट रिक्वायर्ड हुआ उसको क्या कहना है, CV कहना है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और ये क्या कहलाएगा,
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको कांस्टेंट प्रेशर करना है। तो यही Cp Cv है, और यही जब आप Cp माइनस Cv देखोगे तो ये बन जाता है R। ठीक है, फॉर 1 मोल आप कह सकते हैं। लेकिन अगर 1 ग्राम के लिए आप बात करेंगे Cp माइनस Cv, तो 1 मोल में कितना, कैपिटल M ग्राम, मोलर मास के बराबर। तो ये हो जाएगा R/m। तो ये हो जाएगा फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो नॉर्मली हम लोग मोलर मास m ग्राम के लिए देखते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसको मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बहुत सारा इस तरह के इक्वेशंस को यूज करते हुए जो है आप पीवी गामा, पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पे पहुंचते हैं, और गामा हो जाता है Cp/Cv। अब ये जो चीज़ होती है एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग और बात कर लेंगे इस पर। तो फिलहाल आप यही जान के चलो, ये जो Cp/Cv है, जो एडियाबेटिक कॉफिशिएंट है, इनकी वैल्यूज मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए कितनी होती है। तो गामा इज 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, गामा इज 7/5 फॉर डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, गामा की जो अगली वैल्यू होती है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वही 2 बढ़ाते जाइए, 9/7 इस टाइप से इन जनरल फॉर पॉली एटॉमिक गैस कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, कभी कभी ये वैल्यू आपको सही मिलेगा और कभी कभी नहीं भी मिलेगा। सिलेबस में अगर ठीक से बात करें तो सिर्फ यही दोनों आपको पढ़ने को है। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाता है, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f, इस तरह से हमारा यहाँ f हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी विशेष बात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही कर सकते हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए ये f की वैल्यू 3 हो जाती है, डायटॉमिक के लिए f की वैल्यू 5 हो जाती है। ये सब हम डिटेल में केटीजी में लिखा देंगे आपको। और जो पॉली एटॉमिक है, इसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, फॉर पॉली एटॉमिक ये जो f की वैल्यू है, ये कभी 6 होती है तो कभी 7 भी हो सकती है। तो 6 रख के जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे गामा, तो 1 + 2/6, तो ये क्या आ जाएगा, 8/6 मतलब 4/3। और अगर 7 रख के आप काम करेंगे तो 1 + 2/7, तो फिर 9/7 आएगा। तो यहाँ जो मैंने 9/7 लिखा है, तो एक और साथ में रख लीजिए, 4/3 भी कभी कभी मिलेगा। और ये 4/3 जनरली आपको CO2 या वाटर वेपर H2O वेपर के लिए ये सब लागू होता है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज करने पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो सिलेबस के हिसाब से है वो यही है, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक का गामा के लिए। तो ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखेंगे। एडियाबेटिक कॉफिशिएंट होता है, जो बेसिकली क्या होता है, Cp/Cv का रेशियो होता है। Cp क्या होता है, तो Cp होती है वो हीट एनर्जी जो 1 मोल गैसियस सब्सटेंस को अगर दी जाए तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, वही होता है Cp। और Cv क्या होता है, तो वह हीट एनर्जी जो 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को दी जाए तो उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। लेकिन Cv जब बोल रहे हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp जब बोल रहे हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। अब Cp ऑफ कोर्स Cv से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ वर्क डन भी हो रहा है, और इसका जो अंतर बनता है वो Cp - Cv = R होता है, जब आप n मोल गैस या 1 मोल गैस के लिए आप काम कर रहे हैं तब। और 1 मोल के लिए करिएगा मतलब m ग्राम के लिए करिएगा, और अगर आप 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए बात कीजिएगा तो Cp - Cv R/m लिखना पड़ता है ना। तो इस जगह पर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी Cp और Cv एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर वापस आते हैं एडियाबेटिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आपको यही जानना था कि इसमें जो इक्वेशंस आते हैं वो क्या आते हैं, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा जहाँ क्या हो जाता है Cp/Cv, और Cp/Cv के बारे में बहुत सारे रिलेशन आपको मैंने बता दिए ये सब। साथ ही आपको और भी क्या रिलेशन याद रखना है, Cv की ज़रूरत होगी जहाँ जहाँ R/गामा - 1, और Cp की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी
तो एक तो आप लिख चुके CP/CV इज गामा, तो CP इज गामा इंटू CV, एक इक्वेशन तो ये हो गया गामा इंटू CV, और CV अभी अभी आपने ये वाला देखा, तो ये क्या होगा गामा R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस जो हैं सब आपके प्रूफ आपको सबको मिल जाए, सबका प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इनको फार्मूले के रूप में अच्छी तरह याद रखिए ताकि प्रॉब्लम्स में हम लोग इनको अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, तो बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है इसको अच्छे से कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो आगे देखिए हमें अब ये बात की जानकारी हो गई कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पी भी गामा हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पी है यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी, पी और वी में आपका ये रिलेशनशिप हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया पी और टी में रिलेशन पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है वी और टी में रिलेशन पूछ दे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमको इनमें भी रिलेशन देखना पड़ेगा, जैसे पी और टी में देखना, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी ये पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से हम लोग क्या करना है, अब हमको पी और टी में जब रिलेशन लाना है, इसका मतलब भी को सब्स्टिट्यूट करना है, भी को हटाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे भी आप ले आइए, तो सो भी बिकम्स एन आर टी बाई पी, और फिर क्या करना है इस v को, ये वाला रिलेशन जो है इसको यहाँ पे रखे, और इस v की जगह हम लोग ये nRT बाई पी को उठा के रख देंगे। तो इसलिए ये रख दिया, p तो p रह गया, v की जगह nRT बाई पी रह गया, पावर गामा था गामा रह गया, एंड दिस विल बी कांस्टेंट आल्सो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको तोड़िए ब्रैकेट को, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये p पर भी गामा आ जाएगा, और ये p का पहले से पावर 1 है, तो ये जब पावर p का पावर गामा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर का 1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा गामा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा p, मतलब कहने का ये हो जाएगा p, और इसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा p का पावर गामा, तो यहाँ पर ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर तो 1 था ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, p का पावर 1 माइनस गामा, और t का पावर सीधा सीधा गामा हो जाएगा, बाकी जो nr बचा उसके ऊपर पावर गामा है। अब क्या है कि n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, और उसका पावर गामा किसी गैस के लिए वो भी अपना कांस्टेंट हो गया, तो nr टू द पावर गामा जो है ये भी अपने आप में कांस्टेंट हो गया, और इधर भी कांस्टेंट था तो इसको उधर ले जाएंगे तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट ए न्यू कांस्टेंट, तो है तो वो भी कांस्टेंट ही, तो उसी को ये कांस्टेंट ही रहने दिया गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, सो कांस्टेंट रह गया। तो आपका क्या हो गया, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू क्या हो गया, ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। तो P भी गामा कांस्टेंट हो गया, और क्या हो गया P और T में रिलेशन P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज हो गई। फिर क्या है रिलेशनशिप बिटवीन V एंड T, उसी तरह से इस बार क्या करना है, हमको P हटाना है, P भी गामा P भी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से हमको P हटा करके यहाँ पे T लाना है, तो P को हटाना होगा, फिर से वही आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लीजिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन की जरूरत पड़े तो आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा हर जगह हर प्रोसेस में आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, तो उसकी हेल्प लीजिए। P इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो जाएगा, इस P को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर पी वी गामा कॉन्स्टेंट पहले से ही जानते हैं आप, तो इस P को उठा के यहाँ पे रखिए, तो एन आर टी बाई वी हो जाएगा, और फिर v टू दी पावर गामा। तो आप देखते हैं एन आर अपने आप कॉन्स्टेंट है, तो वही बात हो जाएगी, ये वाला कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एन आर ये रह गया, और बाकी इधर देखिए टी का टी रह गया, और भी का पावर गामा डिवाइड बाय भी, तो भी ऊपर चला जाएगा तो भी का पावर गामा -1 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, ये भी नीचे में 1 है ऊपर में गामा है, सो क्या होगा ऊपर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, सो यही बन गया, एंड कांस्टेंट बाय एन आर इज अनदर कांस्टेंट, सो टी भी गामा -1 इज कांस्टेंट, टी भी गामा -1 कांस्टेंट। तो अब यही चीज हो गई, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन आपका ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो इन्हीं तीनों को आपने साथ में यहाँ पे रख दिया, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एंड टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बड़े ही काम का होता है ये सब इक्वेशंस, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे, अब जैसे कि अगर मान लो हमारे पास है कि पी वी गामा कांस्टेंट, तो दो सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा ऐसे लिख सकते हैं, या P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 का पावर गामा ऐसे यूज किया जा सकता है ना। उसी तरह से अगर ये दूसरा वाला है P1 माइनस गामा T गामा, तो दो सिचुएशन में आप इनको भी यूज कर सकते हैं, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो P1 बाई P2 अगर रेशियो इस तरह से दिया हुआ है, P1 बाई P2 पावर 1 माइनस गामा,
और इधर क्या हो गया T2/T1 का पावर गामा, और इसका पावर था 1 माइनस गामा, इधर आएगा तो 1 माइनस गामा उधर उसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आपके कैलकुलेशंस हो सकते हैं। फिर से देखिएगा, ये वाला है P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, तो 1 1 लगाएंगे, उसी तरह से 2 2 हो जाएगा। सो P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ठीक है। फिर P1/P2 आप करोगे, P1/P2 करोगे तो P1/P2 का पावर 1 माइनस गामा आ जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या आ जाएगा T2/T1 का पावर गामा। अब इधर जो पावर 1 माइनस गामा था वो जब उस साइड जाएगा तो ये इस गामा के नीचे चला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो जानिए a⁻m b⁻n। तो अगर आप a लिखना चाहते हैं, इस पावर को इधर फेंकना चाहते हैं, तो b⁻n/m हो जाता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इधर हो गया ये वाला, आराम से करके देखना है इसको। और लास्ट वाला जैसे ये दिया हुआ है तो इसको देख करके लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T1/T2 अगर आप करते हो तो V2/V1 पर पावर गामा -1। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रोसेसिंग जो हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी थ्योरी हो गई, इसको अच्छे से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। तो यही आपको सिलेबस में मेनली पीवी डायग्राम पर ही एडियाबेटिक ग्राफ पढ़ना है, बाकी पीटी और भीटी आप छोड़ सकते हैं। तो पीवी पर तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इधर हो गया P, इधर हो गया V, ठीक है। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो इतना तो जाहिर है। अब आपने क्या किया, इधर आपका ये y एक्सिस हो गया, इधर आपका x एक्सिस हो गया, माने ये जो आपका ग्राफ आ रहा है y इंटू या फिर प्रोपोर्शनल टू 1/, ये नीचे जाएगा तो 1/x की पावर, और यहाँ पर जो है कोई नंबर हो जाएगा, ऐसे फिलहाल चलिए गामा रख दिया, गामा ही रखा। और गामा जो है ये आपको मैंने बताया कि मोनो एटॉमिक है तो 5/3, डायटोमिक है तो 7/5, पॉलीएटॉमिक है तो 4/3 या 9/5। देखिए हर केस में आपको ये क्या है, ग्रेटर देन 1 तो है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 से आपको नेचर समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर 2 होता ग्रेटर देन 1 में, जैसे हम अपने मन से एक वैल्यू मान लिए, जैसे कि 1/x टू द पावर गामा है, तो हम एग्जाम्पल ले लिए, जैसे y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ होता, ठीक है, x स्क्वायर का ग्राफ होता। तो आप जानते हैं कि ये वाला ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे को आता है ना। तो उसी तरह के नेचर का होगा, यहाँ गामा है तो 2 से थोड़ा कम, तो उतना तेजी से नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा कम तेजी से नीचे गिरेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये भी जो है आपका, ये थोड़ा इस तरह से स्क्वायर के तेजी से नहीं गिरेगा, उससे थोड़ा कम तेजी से गिरेगा, लेकिन गिरेगा ऐसे ही कर्व के रूप में ही। और बाकी इस तरह भी, इधर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब जाके ये P 0 होगा, ठीक है। और इधर ये भी आपका, इधर P इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब वॉल्यूम 0 होगा। तो ये कर्व ही आएगा, लेकिन यही है कि थोड़ा सा स्लोप इसका ज़्यादा होगा, आपका स्टीपर ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसा नेचर 1/x स्क्वायर का, वैसा नेचर 1/x की टू दी पावर x, 1/x टू दी पावर गामा का। तो यही नेचर इसका रह जाएगा। तो बेसिकली ये समझिए। तो अब आप तो कहेंगे कि भाई इस तरह का तो हम लोग जो ग्राफ लिए थे, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ भी ऐसा ही लिया था। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या हो जाता है, x का यहाँ पे गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 तो है नहीं, ग्रेटर देन 1 है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो उसका ग्राफ भी दिखने में जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसीलिए क्या है कि दोनों को अगर मैं कंपेरिजन करूं, तो यहाँ से जैसे शुरुआत किए, और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो x की पावर गामा है ये उसके नीचे से इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो नीचे से ऐसे पास करेगा, ये ऐसे, मतलब कि ये जो होगा ना, ये यहाँ से जो y बराबर x ये लाइन होगी, तो ये वाला जरूर सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ। जैसा इस लाइन के इधर ये मिरर मान लेंगे, तो ये वाले का इमेज एग्जैक्टली ऐसा वाला बन जाएगा, लेकिन इसका ऐसा नहीं बनेगा। इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा इधर नहीं बनेगा। इसका इमेज अगर इधर बनता तो ये ऐसे करके उठता, लेकिन ये क्या है, अलग तरह से जा रहा है। तो कहने का मतलब उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए बताया। चलिए
तो ये बातें हो गई कि ये वाले से ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। लेकिन अब क्या होता है कि दिखने में एक ही जैसा लगता है, आइसोथर्मल का भी पीवी ग्राफ ऐसे ही दिखने में लगा था, तो उसके साथ क्या करता है, कंपैरिजन करवा देता है, आपको कंपैरिजन करवा देता है, तो उससे सवाल पूछता है। तो आइए इसका सवाल देखा जाए। तो कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक ग्राफ ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, तो एक फिगर तो आपको ये बना लेना है, दूसरा फिगर जो आपको आएगा वो इस तरह से कंपैरिजन करना है। चलिए अलग से ही बना देता हूँ। तो यहाँ पर दो पढ़ने हैं आपको, एक कंप्रेशन के लिए तो दूसरा एक्सपेंशन के लिए। तो देखिए कहेगा कि कोई गैस है, P उसका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, उस गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कराया गया, इस तरह से एक्सपेंड हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये एक्सपेंड हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। फिर कहा कि उसी गैस को दोबारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया गया, तो जब आप एडियाबेटिक कराओगे तो वो निश्चित रूप से इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ जो नीचे का आ जाता है हमारा, वो हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और ये जो ऊपर का ग्राफ है वो हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ऊपर का ग्राफ। अभी बताया आपको ये ग्राफ जो फॉलो करेगा वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो करेगा, ऊपर वाला। नीचे वाला जो फॉलो करेगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा को फॉलो करेगा। ठीक है, तो गामा वाला जो एक्सपेंशन में वो नीचे आ जाता है। ठीक, ये एक बात हो गई। दूसरा कंप्रेशन में भी पूछता है, कहता है कि कोई गैस थी, कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, अब इसको कंप्रेस किया गया, आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे, तो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से वो कंप्रेशन करके आया, उधर से इधर आया। लेकिन जब एडियाबेटिकली कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, ये ग्राफ इस बार ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो इस बार ऊपर से हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे तो ये ध्यान रखिएगा, जब एक्सपेंशन होगा तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन नीचे आएगा, कंप्रेशन होगा तो एडियाबेटिक कंप्रेशन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपैरिजन अक्सर पूछता रहता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कंप्रेशन का हो गया, यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V गामा, ये यहाँ के लिए, और ये P प्रोपोर्शनल टू 1/V यहाँ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान आता है। तो इसको अगर इन जनरल अगर आप समझें तो ऐसा भी होता है कि जैसे ये आप लिख चुके हो, एक ही ग्राफ पर अगर दिखाएं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इस पॉइंट से आपने काम किया था, तो जैसे आइसोथर्मल वाला है तो हमने कहा कि वो पूरी तरह से सिमेट्रिक होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूरी तरह से सिमेट्रिक होगा, मतलब किसके, ये y बराबर x लाइन के सिमेट्रिक, मतलब जिस तरह से यहाँ ऐसे है तो इसको मिरर बना लीजिए, तो मिरर का जो इमेज बनता है इसमें ये कुछ ऐसा देख सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब मान के चलो कि यहीं पर हम लोग मैच कराते हैं, कोई स्टेट था पीवी गैस का, और उसको हमने फर्दर एक्सपेंशन कराया, तो वो एक्सपेंशन में क्या होगा, वो ऐसे करके नीचे चला जाएगा। और फर्दर अगर आपने कंप्रेशन कराया तो यही लाइन कंटिन्यू बढ़ेगी ना, तो इधर ये ऊपर से निकल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है वो क्या है, एडियाबेटिक लाइन। इधर भी ये क्या है, एडियाबेटिक लाइन। ठीक, और डॉटेड लाइन से जो है वो क्या है, आइसोथर्मल लाइन, ये भी हो गया आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए तो हमने कहे कि एक्सपेंशन हो गया, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गए तो हम कह सकते हैं कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या होता है कि अगर आप ऐसे भी याद रख सको तो ग्राफ से साफ पता चलता है कि एडियाबेटिक का जो ग्राफ होता है ये मोर स्टीपर होता है। मोर स्टीपर करने वाली इसकी ढलान ज़्यादा होती है। सोचो आप कि अगर आप एक बॉल को आप यहाँ पे रख दो तो वो बॉल बड़ी तेजी से यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आइसोथर्मल। आप देख सकते हैं इसका जो ढलान है उतना ज़्यादा तीखा ढलान नहीं है,
तो आप देख सकते हैं कि ये कम तीखा है, तो आइसोथर्मल का जो यहाँ पर स्लोप कहलाएगा वो कम स्टीपर कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसी बात को कभी कभी पूछी जाती है आपसे, तो हम लोग यहाँ पर कहीं पर एक लाइन मेंशन कर देंगे कि एडियाबेटिक इज, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, तो एडियाबेटिक स्लोप इज मोर स्टीपर, है ना, देन आइसोथर्मल स्लोप या कर्व, इस तरह से भी कह सकते हैं। कहने का मतलब dp बाई dv जो आप एडियाबेटिक के लिए निकालोगे दैट विल बी ग्रेटर देन dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल। और कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल के लिए हमने निकाला था माइनस p बाई v, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो दिखेगा आपको माइनस p बाई v। तो उसी तरह से एडियाबेटिक के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना आता है dp बाई dv। तो आइए जरा उसको फटाफट फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करना है हमको स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने अभी पीवी डायग्राम पर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग, जैसे यहाँ पर अगर हो गया स्लोप की वैल्यू पूछेंगे, तो स्लोप का वैल्यू मतलब यहाँ पर हमने डाला एक टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है अगर हमने इधर से एंगल लिया थीटा, तो स्लोप हो जाता है, आप पी भी लिखे हैं तो dp बाई dv लिख सकते हैं, और इधर से एंगल है तो माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, और अगर आप इधर से एंगल ले लेंगे तो मान लीजिए फाई है तो दिस इज, इसमें 10 लगा दीजिए मतलब 10 फाई, तो दोनों एक ही बात है, डजेंट मैटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वही हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर निकालना है। तो मान के चलिए जैसे कि ये एक ए पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट पी नॉट वी नॉट है, मतलब ये वैल्यू वी नॉट है और ये वैल्यू पी नॉट है, तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो dp बाई dv चाहिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या है पीवी में भाई, हमारे पास है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, कोशिश करिए कि जिसका पावर दिया हुआ हो कुछ उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का काम आसान पड़ेगा। तो d बाई डी वी ऑफ पी वी गामा एंड d बाई डी वी ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तब क्या होगा, u इंटू वी वाले फॉर्मूले पे चला जाएगा, तो u बाहर आ गया p, ये हो गया d, फिर प्लस v का पावर गामा आ गया, और फिर क्या हो गया dp बाई dv हो गया, ये कांस्टेंट हो गया क्या 0। तो अब देखिए यहाँ पर v का पावर गामा है तो क्या हो गया गामा इंटू v का पावर गामा माइनस 1, है ना, सीधा सीधा। और यहाँ पर क्या हो गया v का पावर गामा एंड देन dp बाई dv इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बड़े अच्छे से हमको काम करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या निकालना है भाई, dp बाई dv निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं dp बाई dv और इंटू क्या है v का पावर गामा इक्वल टू, अब इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस p गामा एंड v की पावर गामा माइनस 1, मैंने ये टर्म उठा के उस तरफ ले गए, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करिए v वाला टर्म वापस ले आइए, या फिर ऐसा करें इसी को उधर लेके चले जाए, dp बाई dv तो निकालना था, तो माइनस रहेगा p गामा रहेगा, v गामा माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाई ये चला गया तो v टू द पावर गामा हो गया ऐसा। अब आप v वालों को एक साथ रखिए, देखिए क्या आता है, तो माइनस p गामा, और यहाँ v की पावर गामा माइनस 1 है, तो एक काम ढंग से देखिएगा, v की पावर गामा डिवाइडेड बाई v, इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई v, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई v की वजह से एक v नीचे आ जाएगा, देखिए गौर से। मतलब हमने क्या किया, मतलब हमने किया v की पावर गामा माइनस 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं v की पावर गामा डिवाइडेड बाई v। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है, v की पावर अगर गामा माइनस 1 है तो दैट कैन बी रिटन एज v टू द पावर गामा एंड डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो यहाँ से। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, v की पावर गामा माइनस 1 को v की पावर गामा अपॉन v, उससे क्या हुआ v की पावर गामा देखिए कैंसिल आउट हो गया,
और क्या बचा, बच गया माइनस पी बाई वी इंटू गामा, ये चीज बन गया। क्लियर। तो डी पी बाई डी वी तो चाहिए था, तो डी पी बाई डी वी फॉर एडियाबेटिक, अब आप लिख सकते हैं माइनस पी गामा बाई वी। यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड जो फाइंड करना था। तो ये जो स्लोप आ गया, दिस इज डी पी बाई डी वी फॉर एडियाबेटिक, यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दिए एडिया। चलिए क्या आया है, माइनस पी गामा बाई वी। ठीक है। और आइसोथर्मल का आपको याद होगा कि वो कितना था, फॉर आइसोथर्मल हम लोगों ने देखा था इन जनरल डी पी बाई डी वी फॉर आइसोथर्मल, वो था हमारा माइनस पी बाई वी। ठीक है। अब इन दोनों के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमको ए पॉइंट पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू अगर हम ए के लिए निकालेंगे फॉर ए, जो डी पी बाई डी वी फॉर एडियाबेटिक आपको जो आ रहा है वो माइनस पी की जगह पी नॉट, वी की जगह वी नॉट, बाकी गामा, यही ना रखिएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। आइसोथर्मल में माइनस पी नॉट बाई वी नॉट किया था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू गामा, इस तरह से। अच्छा, डी बी बाई डी वी आइसोथर्मल ये ऐसा था, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्लियरली आपका जो डी पी बाई डी वी है और एडियाबेटिक, दिस वाज माइनस पी गामा बाई वी, तो माइनस पी बाई वी जो हो गया तो ये हो गया, तो मतलब गामा इंटू डी पी बाई डी वी फॉर आइसोथर्मल। ठीक है। तो ये आपका काम का इक्वेशन हो गया। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी पी बाई डी वी फॉर एडियाबेटिक डिवाइडेड बाय डी पी बाई डी वी फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा। और गामा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। तो एक से बड़ा होता है तो समझ में आ गया कि जो एडियाबेटिक का स्लोप होगा वो इस आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो वही बात है, स्लोप के ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि कर्व जो होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा, उस पर ढलान जो होगी वो ज़्यादा तेज़ ढलान होगी। ठीक है। अगर हम लोग ये देखिए ऐसे रखें तो ये ऐसे है तो ये कम ढलान है, और इसको और बढ़ा दीजिए तो मतलब तेज़ ढलान हो जाएगी। तो एडियाबेटिक ग्राफ जो होता है उसकी जो ढलान होती है वो आइसोथर्मल की ढलान से ज़्यादा होती है, तेज होती है। कितना गुना ज़्यादा होगी, तो गामा टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये रिलेशंस याद रखिएगा, इस पर भी कई बार थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन उन 5 चीज़ों की। फटाफट देखिए, आइए बच्चों देखिए, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो भी हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क डन। तो डेल्टा क्यू, तो इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू तो जीरो होता है, तो आपको यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा। देन दिस बिकम डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है। ये क्या था, वर्क डन। ये क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितना भी होगा उसमें अगर माइनस साइन लगा दो तो आपका ये वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है। और डेल्टा यू क्या होता था, कहीं भी आप पढ़ेंगे डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो हो जाएगी एन सी वी डेल्टा टी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये वर्क डन हो जाएगा। और भी इसमें आप काम कर सकते हैं, जैसे कि सी वी डेल्टा टी को आप आगे और बढ़ा सकते हैं। क्या, ऑल्सो जैसे हमारे पास है, आप सिर्फ माइनस साइन छोड़ दीजिए, अगर अलग से भी बात करें तो एन सी वी डेल्टा टी जो कि बेसिकली क्या था, डेल्टा यू। तो मतलब इसके बाद का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसमें भी ये कैलकुलेशन काम आ जाएगा आपका। तो एन सी वी डेल्टा टी है, तो आपको बताया था कि सी वी का एक फार्मूला लगाइए आप, आर अपॉन गामा माइनस वन। ये होता है सी वी का फार्मूला, आर अपॉन गामा माइनस वन, और बाकी रह गया डेल्टा टी एज इट इज। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया, एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन। अब आप एन आर डेल्टा टी को कुछ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर मदद लेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें क्या था, पी वी इक्वल टू क्या था भाई, ये था एन आर टी था। अब हम एन आर डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर एक कोई केस हो
तो P1 V1 इक्वल टू NR T1। दूसरा केस हो जाए, दूसरे स्टेट में चला जाए तो P2 V2 NR T2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप माइनस करो एक दूसरे के साथ, तो मतलब दिस माइनस दिस किया तो क्या लिख सकते हैं आप, P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये क्या बनेगा NR T2 माइनस T1। और यही NR T2 माइनस T1 को आपने क्या लिखना है, NR डेल्टा T। तो NR डेल्टा T की जगह P2 V2 माइनस P1 V1 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो NR डेल्टा T को हम लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसमें माइनस साइन लगा दीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो यहाँ एक चीज जरूर नोटिस करने की है, कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर होगा। मतलब क्या, कि अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव तो फिर ऑफ कोर्स डेल्टा यू क्या होगा, देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन ये बताएगा कि डेल्टा यू विल बी निगेटिव। मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी। कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो जब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक्सपेंशन, तो जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो ये एक्सपेंशन क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में कमी लाएगा। ठीक है, निगेटिव हो रहा है, सो फाइनल आपका कम हो जाएगा। तो एक्सपेंशन, तो यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कि टेम्परेचर जो होगा वो डाउन आ जाएगा। एनर्जी कम हो जाना मतलब फाइनल टेम्परेचर का कम हो जाना, तो टेम्परेचर गिरेगा मतलब ठंडी हो जाएगी। इसलिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है। और उसी तरह से वाइस वर्सा, अगर डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव तो फिर डेल्टा यू पॉजिटिव, माइनस साइन है ना, तो अगर ये पॉजिटिव डेल्टा यू तो डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव, मैंने एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो वही बात कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ मैंने एक्सपेंशन हुआ, तो डेल्टा यू ऑफ कोर्स निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा यू निगेटिव होना मैंने टेम्परेचर का नीचे आ जाना, तो ठंडी हो जाएगी चीज़ें। तो गैस जब एक्सपेंड करती है तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो एडियाबेटिकली जब भी वो एक्सपेंड करेगी तो ठंडी हो जाएगी। जैसे टायर से जब हवा निकलता है तो बड़ी तेजी से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बड़ी तेजी से आएगा, फैलेगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, बहुत तेज प्रोसेस होता है। तो वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इस वजह से वहाँ पर आप उस हवा को जब छुओगे, टायर से हवा जब निकल रही है तेजी से, उसको आप छुएं, थोड़ा सा वहाँ हाथ रख के महसूस करें, तो वो हवा आपको ठंडी हवा महसूस होगी। तो टेम्परेचर वहाँ डाउन हो जाता है, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो अपने ही इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर हो रहा है। और अगर निगेटिव मतलब क्या, कंप्रेशन हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, तो ये हो गया हम लोग का कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपका ठीक रिवर्स हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर राइजेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल्स। तो इसी बात को यहाँ पर मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होगा, टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ गैस हो जाती है ना, तो उसमें आपका टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे फॉल कर जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो होगा वो राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा, जैसे टायर ट्यूब से अगर हवा बाहर आ रही है तो उस हवा को आप छुए तो वहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर हो रहा है, इसलिए वो गैस का टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन, जब आप पंप से हवा वापस डाल रहे हैं टायर में, तो बड़ी तेज़ी से आप दबा रहे हो पिस्टन को, तो बड़ी तेज़ी से दबाओगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर अंदर का टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा। इसीलिए जब आप पंप से वर्क करते हो, बार बार दबाते हो, तो आप देखते हो कि पंप क्या हो जाते हैं, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। इसमें एक नोट करके एक्सेप्शन लिखने की बात आती है, नोट करके, फॉर फ्री एक्सपेंशन। अगर फ्री एक्सपेंशन का कोई केस हो, फॉर फ्री एक्सपेंशन, तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो
चेंज इन टेम्परेचर। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फ्री एक्सपेंशन क्या चीज़ है, ज़रा इसको समझिएगा। जैसे कि कोई कंपार्टमेंट बना हुआ है इस तरह से, इसमें दो कंपार्टमेंट, एक में आपका ये गैस रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, ठीक है। आइडियल गैस, गैस की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये कौन सा गैस होता है, आइडियल गैस होता है। और यहाँ पर एक इस तरह से मान के चलिए कि कुछ स्टॉपर लगा हुआ है, ऐसे जो चाहे तो खींच के अलग कर सकते हैं, या रिमोट दबाया टूट गया, कुछ भी इस तरह का काम। ये पूरा पूरा वैक्यूम है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है। यहाँ पर गैस भरा हुआ है, ये भी अपना कुछ भी वॉल्यूम का हो सकता है, भी वॉल्यूम बराबर बराबर भी रख सकते हो और अलग अलग भी रख सकते हो, डजंट मैटर। अब अचानक ऐसा कुछ हो कि आप एक रिमोट बटन दबाए, यहाँ पर जो भी था ये टूट गया, हट गया, दरवाज़ा इसका लॉक खुल गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये स्टॉपर हटता है, तो क्या होगा, ये गैस आकर के इसमें फैलना शुरू कर देगी, ये गैस इसमें तेज़ी से जाना शुरू कर देगी। तो यहाँ भी एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल कोई अपोज करने वाला प्रेशर ही नहीं है, इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर ये फ्री एक्सपेंशन है तब हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, कोई वर्क डन ही काउंट नहीं होगा। और क्यों वर्क डन काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या था, वैक्यूम में प्रेशर हो जाता है जीरो, शुरू में इनिशियली प्रेशर था आपका जीरो, और जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो है तो फिर गैस को जो है फैलने में कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो कोई वर्क डन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा कि जब वर्क डन ही नहीं किया तो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर का फॉल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वो प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, एसोथर्मल प्रोसेस आप उसको कह सकते हो। एंड देयर इज नो वर्क डन, नो चेंज इन टेम्परेचर एंड देयर इज नो वर्क डन, कोई वर्क डन भी आपको जो है वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में नो चेंज इन टेम्परेचर एंड ये, तो दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो ये आइडियल गैस के लिए ऐसा हुआ। लेकिन यहीं पर अगर नोट में भी अब एक और एक्स्ट्रा बात आ गई, नोट करके उसको भी फिर से लिखना पड़ेगा, कि अगर यहाँ पर आइडियल गैस की जगह रियल गैस इस्तेमाल किया जाता, फॉर रियल गैस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडरेबल होता है। तो अगर ये फैलता भी है तो बाहर से भले प्रेशर ना रहे, लेकिन अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में इसको फैलना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्क डन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और अगर वर्क डन हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो फॉर रियल गैस देयर विल बी fall in temperature during free expansion। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका टेम्परेचर फॉल होगा, ठीक है। एंड देयर विल बी सम वर्क डन, जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही आपका वर्क डन आएगा। फार्मूला चाहिए तो मतलब इससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन ही रखता है। सो रियल गैस में होगा तो ये बात हो जाएगी। अच्छा, अगर रीजन देना है तो ड्यू टू इंटर कंसिडरेबल कह सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में ये कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे रियल गैस में तो कंसिडरेबल इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, है ना, उसके अगेंस्ट में अब गैस को फैलना है, फैलना तो है, उसके अगेंस्ट में फैलना है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में नहीं फैलना है, लेकिन अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में फैलना है, तो उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। जब कोई अपोजिंग फोर्स वहाँ मौजूद हो और फिर अगर आप वहाँ पर अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन रिक्वायर्ड हो जाती है। तो इस केस में रियल गैस अगर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, आइडियल गैस लेते हैं तो उसका कोई टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी है जो थियोरेटिकली आपको पूछता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब जो भी वर्क डन होगा एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी होगी, मैंने एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, तो उनके ये कंसिक्वेंसेज एंड रिलेटेड थिंग्स, ठीक है।
दूसरा अब इसमें क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं NCV डेल्टा टी, वो तो कहीं भी पूछेगा तो यही फार्मूला चलेगा। और उसके लिए फिर यहाँ पे NR डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, तो सेम फार्मूला आपका रह जाएगा डेल्टा यू के लिए। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम करें कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग डेल्टा यू या डेल्टा ई से दिखाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये बात को दोहरा सकते हैं। ठीक है, कि ये डेल्टा यू NCV डेल्टा टी या NR डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, और NR डेल्टा टी कैन बी रिप्लेस विद P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। और ये कहाँ से आ रहा है NR डेल्टा टी इतना, तो आप देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में P1 V1 बराबर NR T1, P2 V2 बराबर NR T2, और दोनों को माइनस कर दीजिए तो P2 V2 माइनस P1 V1 इज NR डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन एंड वर्क डन का कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं और इंथैल्पी की बात करते हैं। आइए बच्चों, तो अब आगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी की बात करेंगे। तो चेंज इन इंथैल्पी में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच तो वही सिंपल सा फॉर्मूला NCP डेल्टा टी, इसको यूज करना है आपको। अच्छा, NCP हो गया। अब अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले CP बाई CV इक्वल टू गामा, तो CP बराबर गामा टाइम्स CV, इसको भी यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो CP इज क्या, गामा टाइम्स CV, तो आपका गामा बाहर कर दीजिए और NCV डेल्टा टी, ये आपका रहेगा एज यूजुअल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आप इसको रख सकते हैं। या फिर आप अगर वर्क डन में जाना चाहें तो माइनस ऑफ डेल्टा W ऐसे भी रख सकते हैं। और ये जो आपका था NCV डेल्टा टी, वो हमने आपको बताया था अभी, गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 है ना, एंड डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि CV को हम लोग लिख सकते थे, यहाँ गामा रहने देता हूँ और N रहने देता हूँ, CV को लिख सकते थे R अपॉन गामा माइनस वन एंड डेल्टा T, तो NR डेल्टा T को P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते थे, बाकी गामा बाय गामा माइनस वन। तो ये सब एक ही चीज़ है, आप समझ सकते हैं कि डेल्टा H आपको चाहिए तो आपको करना क्या होगा, N डेल्टा U अगर आपके पास है तो गामा से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा W आपके पास है माइनस लगा के गामा से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा H आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, बाकी ये सब फॉर्मूले जब आएंगे तो यूज़ करना है। तो ये कैसे आप फार्मूले को निकाल रहे हैं वहाँ पर ध्यान रखिए। NCP डेल्टा टी यही आपका मेन फार्मूला है डेल्टा H के लिए। डेल्टा U के लिए NCV डेल्टा टी, जहाँ भी रहेगा वहाँ इस्तेमाल होगा। और CP CV में गामा, ये रिलेशन CP बाय CV गामा, सो CP इज गामा CV, इस तरह के रिलेशंस को याद रखिएगा। तो कोई एक याद करिएगा तो लिंक सबका पकड़ा जाता है। तो एडियाबेटिक में तो इस तरह से काम हो गया। ठीक है, अभी इसमें और क्या करना है, हीट ट्रांसफ़र। तो भाई ये तो सबसे आसान बात हो गई, कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू। तो इस प्रोसेस में तो कुछ होता ही नहीं है, डेल्टा क्यू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तो आपको बताया गया कि कुछ तो होना ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा आपका क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, है ना, इसका तो कुछ करना ही नहीं। एंड लास्ट कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत आसान, यही बात है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर एडियाबेटिक। तो क्या होगा भाई, डेल्टा एस की बात, तो डेल्टा एस में भी हमने तो यही तो पढ़ा था, डेल्टा क्यू बाई टी, है ना। अब डेल्टा क्यू ही जब जीरो हो गया तो डेल्टा एस क्या होना है, तो ये भी आपका जीरो ही हो जाना है, क्योंकि डेल्टा क्यू वाज जीरो। तो ये बात होती है, यहाँ भी कोई इंट्रोपी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया एस इनिशियल इक्वल टू एस फाइनल। मतलब यही कह सकते हैं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज, ठीक है, इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर TS डायग्राम है हमारे पास, तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर करना है तो इस पर ये कैसा दिखेगा, तो S आपका कोई चेंज नहीं होना है, तो इस तरह से वर्टिकल लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेकिन एंट्रोपी नहीं बढ़ सकती एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर
डिक्रीजेज, लेकिन इंट्रोपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा रह जाता है। ठीक है। अच्छा, एरिया अंडर टीएस डायग्राम हमने पढ़ा था, क्या देता है, डेल्टा क्यू देता है। तो आप देख सकते हैं टीएस डायग्राम पर वर्टिकल लाइन होगा तो इसका कोई एरिया एस के साथ बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा क्यू आपका हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो नोट करके ये चीज लिख देता हूँ। एरिया अंडर टीएस डायग्राम gives the change in क्या हीट एनर्जी मतलब हीट ट्रांसफर, gives the डेल्टा क्यू मतलब हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर एस के साथ आपका ये इस तरह से वर्टिकल आएगा तो कोई एरिया यहाँ पे बनेगी ही नहीं। आप समझ सकते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन की कोई एरिया नहीं आती। जब वो ये ऐसा होगा तभी कोई एरिया आएगा एस के साथ, है ना। जब वो ऐसे कुछ होगा तभी ना एरिया आएगा इस तरह से। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे सीधी रह गई, एकदम सीधा वर्टिकल ऐसे यहाँ पर है, तो अब इसका एरिया कैसे लोगे, एस के साथ ही लेना है, इधर नहीं ले लेना है, इधर नहीं लिया जाता एस के साथ, तो कोई एरिया बनेगा ही नहीं। तो एरिया नहीं बना मैंने हीट ट्रांसफर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो एरिया अंडर टीएस डायग्राम गिव्स द डेल्टा क्यू दैट इज हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये एस में वर्टिकल लाइन बन गई, कोई डेल्टा क्यू आएगा ही नहीं, इसका कोई एरिया ही नहीं बनेगा। सो एरिया इक्वल टू 0 एंड दैट 0 इक्वल टू डेल्टा क्यू। ऐसे भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कार्नोट साइकिल वगैरह आगे पढ़ोगे आप तो उसमें हम लोग इस सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ काम आ जाएगा आपको कि कौन से प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट होती है। जवाब हो जाएगा एडियाबेटिक। और कार्नोट साइकिल में एडियाबेटिक प्रोसेस यूज होता है, तो वहाँ पर हम लोग करस्पॉन्डिंग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसमें एडियाबेटिक के लिए एस कांस्टेंट वाला ग्राफ काम आएगा। सो याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका। और अब इसके बाद जो 2 प्रोसेस बचते हैं आपके, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। और उसके बाद फिर सब पर मिला करके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।